नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हैं उनका एक क्विक रिवीजन वीडियो, या इसे बोलते हैं हम रैपिड रिवीजन के नाम से जानते हैं। पिछले 2-3 बार से हम इसे लगातार देते आ रहे हैं ऑन डिमांड, और इस बार के लिए भी आपके लिए हाजिर है ये। तो जो पहली अमेंडमेंट है जीएसटी के अंदर, वो है सप्लाई चैप्टर के अंदर। वास्तव में ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक गलती थी जिसे सुधार दिया गया। क्या था कि देखो, ये जो होता है कि एक घटना सप्लाई है या नहीं, ये डिस्कशन हो जाता है आपका शेड्यूल नंबर 1, और जो सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 1 है, इस पर ही बात हो जाती है। अगर विद कंसीडरेशन है तो सप्लाई कब कब बनेगी, और अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो सप्लाई उसे कब कब बनाया जाएगा। तो विद कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन जैसी बातों को पार करके टेस्ट करने के बाद हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि घटना सप्लाई बनी या नहीं बनी। सप्लाई बन जाने के बाद ये देखा जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या ऑफ सर्विस है। इसके लिए हमारे पास आता है शेड्यूल नंबर 2। तो मुझे बताइए, जब विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन ऑलरेडी हमारे टेस्ट किए जा चुके हैं ऊपरी लेवल पर, तो फिर नीचे आकर क्या विद कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं। जो कि हो रखा था शेड्यूल 2 के अंदर, अब उनको वहां से काट दिया गया है। तो वास्तव में कोई अमेंडमेंट नहीं है, गलती का एक सुधार कर दिया गया है। अगली जो यहां पर आपके लिए चेंज आता है वो है कंप्यूटेशन चैप्टर के अंदर। इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक हो रखी थी, एक कमी थी, उस कमी को पूरा किया गया है। कैसे भला? जो आपकी गुड्स फोकस्ड स्कीम होती है उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं कि व्यक्ति इन कामों में एंगेज्ड नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में आपका एंगेज्ड नहीं होना चाहिए कि ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, तो यहां पर गुड्स का कोई इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हमने कहा सा व्हाट अबाउट सर्विसेज, अगर सर्विसेज का है तो कुछ तर्क देते कि सर्विस की बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि सर्विस वाले तो एलिजिबल होते ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। भले ही गुड्स फोकस्ड स्कीम है, लेकिन यहां पर चिरकुट टाइप सर्विसेज, छुटपुट सर्विसेज 10% और 5 लाख, वो जो कंडीशन है, वो छुटपुट या एंसिलरी सर्विसेज यहां पर दी जा सकती हैं। अगर वो चिरकुट सर्विस अगर इंटर स्टेट हुई तो क्या बंदा एलिजिबल हो जाएगा? तो इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया है कि नहीं भैया, अगर वो आपका इंटरस्टेट मूवमेंट गुड्स का करे या सर्विस का करे, अगर इंटरस्टेट वर्ड जुड़ गया तो फिर वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएगा। सिमिलर सर्विस वर्ड जोड़ा गया है इस पॉइंट के साथ में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और ऐसे ही जोड़ा गया है यहां पर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो गुड्स में डील करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर सर्विस में भी डील करते हैं। चिरकुट टाइप की जो सर्विस थी जो इन गुड्स फोकस्ड स्कीम वालों के लिए अलाउड कर दी गई है, अगर उसको ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डील करता है तो ये इस स्कीम के लिए बंदा एलिजिबल नहीं रह जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां पे करके दिया है। आपका एक और सवाल आ गया, सर ये जहां से आप बता रहे हो ये समरी है, ये कहां पर अवेलेबल है? मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर जाइएगा, पूरी अमेंडमेंट बुकलेट पड़ी हुई है। अमेंडमेंट बुकलेट के शुरू के 5-7 जो पेजेस हैं, इसमें उसकी तमाम प्रकार की अमेंडमेंट की समरी है। तो 5-7 पेजेस को पढ़ जाइए, आपकी अमेंडमेंट शानदार वाली यहां पर हो जाएंगी। समरी मैंने ऑलरेडी आपको बनाकर दे रखी थी, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन रखा गया है, पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग वॉच इन हरियाणा, घड़ियों का बिजनेस है, गुड्स में डील करता है। ऑल्सो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग ऑन इंटरस्टेट बेसिस, वैसे रिपेयरिंग की एक्टिविटी वो कर सकता है अगर लिमिट में है तो विद इन 5 लाख और 10% जो भी उसकी लिमिट एप्लीकेबल होती है। लेकिन इनको अगर ये इंटरस्टेट बेस पर करता है तो क्या एलिजिबल हो पाएगा? पुराने लॉ के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन नया अब जो अपडेट कर दिया गया है उसके मुताबिक बंदा एलिजिबल नहीं रहेगा। राइट, यस सर। इनवॉइस चैप्टर के अंदर छोटी सी एक पावर जनरेट करी गई है, इसका वैसे अदरवाइज कोई इंपैक्ट नहीं है, आप इसे इग्नोर मार सकते हैं। ई इनवॉइस की जो लिमिट है वो पहले 500 करोड़ थी, फिर 100 करोड़ हुई, और अभी उसे कर दिया गया है यहां पर 50 करोड़ की। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो आपका 50 करोड़ या उससे अधिक है
तो वैसे वाले मामले के अंदर वो आपकी ये लिमिट यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। डायनेमिक क्यूआर कोड का जो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था उसमें एक सर्कुलर आपका जारी किया गया है और सर्कुलर के अंदर सिर्फ एक बात बताई गई है, जैसे कि कोई हमारी महत्वपूर्ण चाबी खो ना जाए, चाहे वो तिजोरी की चाबी हो चाहे वो कार की चाबी हो, तो हम क्या करते हैं कि की को की रिंग के साथ हम उसमें जोड़ कर रखते हैं। जब छोटे थे तो दिल वाला की रिंग हुआ करता था या नाम से हुआ करता था, अपने वो की रिंग ऐसे आया करते थे, मेले में से लेके आया करते थे। तो की को की रिंग के साथ जोड़कर रखते हैं जिससे कि यहां पर कोई किसी प्रकार की चाबी खोने का डर ना हो। इसी प्रकार से क्या करते हैं कि जो इनवॉइस है, जहां पर ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो B2C ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां पर आपका ये ई इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये लागू नहीं होता है। तो वैसे में इन्होंने ये कीरिंग वाला चक्कर डाल दिया है कि देखिए जो भी आपका ये इनवॉइस होगा आप इनवॉइस को पेमेंट के साथ लिंक करके रखेंगे, जिसमें कि एक तरीका बताया गया डायनेमिक क्यूआर कोड। लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जहां पर डायनेमिक क्यूआर कोड अगर जनरेट नहीं हो रहा, कैश पेमेंट कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया है, तो क्या चलेगा? मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड का ऑब्जेक्टिव था इसको जोड़ के रखना। हमने कहा डायनेमिक क्यूआर कोड तो नहीं है, पर हमने कोई अदरवाइज तरीके से दोनों को मिलान करके रखा हुआ है, इनवॉइस को पेमेंट के साथ लिंक करके रखा हुआ है, तो क्या चलेगा? तो सर्कुलर ये कहता है चलेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों को लिंक करके रखना है, दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आई। पहले क्या था कि जो आधार की रिक्वायरमेंट किन किन को नहीं हुआ करती थी, तो जो फॉरेनर्स हैं, जो नॉन सिटीजन हैं, उनको आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि आधार की रिक्वायरमेंट लाई ही क्यों गई है। वो व्यक्ति जो फर्जी कंपनीज बनाते हैं और गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो सरकार ये आधार लिंकेज का कॉन्सेप्ट लेकर आई। बैंक में भी आधार लिंकेज होती है, यहां पर भी आधार लिंकेज लेकर आई। लेकिन आधार लिंकेज किन के लिए जरूरी नहीं थी? जिन पे आधार होता ही नहीं वो लिंकेज क्या करवाएंगे? तो जो फॉरेनर्स थे उनको आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं है। फिर सरकार ने देखा कि यार जो गवर्नमेंट के अंग हैं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, लोकल अथॉरिटी ये है, क्या ये वाकई में ये लोग भी क्या फ्रॉडलेंट इंटेंशन इनकी होती होगी? क्या ये भी टैक्स चोरी में इन्वॉल्व है? द आंसर इज नो। इसलिए इन लोगों को भी आधार की आवश्यकता नहीं है। जो यूआईएन होल्डर होते हैं ये क्या चोरी करेंगे? ये तो देते ही नहीं है, ये जीएसटी देते नहीं बल्कि ये तो उल्टा लेते हैं, तो इनके लिए भी आधार की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और वैसे भी आपके एम्बेसी वगैरह होते हैं, मान लीजिए ये भी बाहरी व्यक्ति होते हैं, तो यहां पर भी आधार की रिक्वायरमेंट आती नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें नए नाम ऐड कर दिए कि इनको भी आधार की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की यहां पर बात कर रहे हैं कि एक नया ग्राउंड और ऐड कर दिया गया है कैंसिलेशन का। तो जिस प्रकार से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हम ले सकते हैं अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से हम उसमें क्विट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शादी की तरह होता है, अगर बाल विवाह अपनी मर्जी से करवाया जा सकता है तो तलाक भी मर्जी से लिया जा सकता है, ऐसा यहां पर बोल दिया गया है। रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन की समय सीमा ओरिजिनल टाइम 30 डेज का है, जिसे फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड करवाया जा सकता है एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन से, और फर्दर 30 डेज के लिए भी उसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है बाय कमिश्नर। तो टोटल पीरियड हो जाएगा 90 दिन का। 30 ओरिजिनल, 30 के 2 एक्सटेंशन लग सकते हैं, तो टोटल 90 दिन हो सकता है। आगे कुछ बायोमेट्रिक आधार लिंकेज को थोड़ा सा और मजबूत करने का प्रयास किया गया है, वो बात यहां पर बताई गई है। और आगे है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है उसको वेरीफाई करना और अप्रूव करना कैसे करके। तो मैंने बात तो कुछ ऐसे समझाया है, देखिए अगर पीवीआर होता है तो क्या, और अगर नहीं होता है तो क्या। पीवीआर मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो अधिकारी अपने लिए जो समय लेगा वो 7 दिन का होगा। कब नहीं होता पीवीआर? जैसे मान लीजिए आपने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया और आपने उसको सक्सेसफुली वेरीफाई भी करा दिया है, वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन का एआरएन जनरेट हो जाता है। ठीक है, और एआरएन जनरेट होने के 7 दिन के अंदर अंदर अधिकारी आपकी एप्लीकेशन पर रिएक्शन दे देगा, या तो वो आपको आरसी ग्रांट कर देगा या फिर आपके लिए कोई डेफिशिएंसी मेमोरेंडम, डेफिशिएंसी नोटिस जारी कर देगा कि भाई ये कमी है, आप इसको पूरा कीजिएगा। फिर 7 डेज के अंदर अंदर आप अपना रिप्लाई दे देंगे और आपके रिप्लाई के 7 डेज के अंदर अधिकारी अपना फाइनल कंक्लूजन दे देगा कि वो आपको आरसी दे रहा है या
नहीं दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर अगर मान लीजिए आपका पीवीआर होता है, पीवीआर कब होता है, या तो आप आधार को ऑप्ट ना करें, दूसरा आधार तो ऑप्ट कर लिया लेकिन सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं कर पाए, तीसरा कि आधार ऑप्ट किया है, सक्सेसफुली वेरीफाई भी है, लेकिन किसी और अदरवाइज रीजन से ऑफिसर आपका पीवीआर करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में 7 दिन की बजाय ऑफिसर टाइम लेगा 30 डेज का। जैसे मान लीजिए आपका एआरएन जनरेट हो गया, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वहां से 30 डेज के अंदर अधिकारी अपना रिएक्शन देगा, या तो आरसी ग्रांट करेगा या फिर कोई डेफिशिएंसी देगा। उस डेफिशिएंसी का आपको जवाब देना है 7 डेज के अंदर। आपका समय 7 डेज ही है, अधिकारी का समय परिवर्तित होता है 7 दिन या 30 दिन। तो यहां पर फिर अधिकारी को आपने सौंप दिया, फिर अधिकारी अपना उसको बता देगा, फाइनली सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपना बात करके चलेगा। ठीक है जी, तो 7 डेज और 30 डेज, 30 डेज जब आपका पीवीआर होता है, 7 डेज जब नो पीवीआर। ठीक है जी, ऐसे करके मालिक बातें करी जाती हैं। अगर 7 डेज या 30 डेज के अंदर आरसी ग्रांट नहीं की जाती तो डीम टू बी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया जाता है अधिकारी के द्वारा, तो आरसी डीम टू बी ग्रांटेड उसे कंसीडर यहां पे कर लिया जाता है। इज इट ओके? या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सरकार के लिए सबसे माथापच्ची का काम क्या है, और वही काम एक टैक्स पेयर का फेवरेट वर्क है। क्या कि देखिए, ये आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होती है, जिससे हम जीएसटीआर1 के माध्यम से गवर्नमेंट को कम्युनिकेट भी करते हैं, और हम अपना आईटीसी अपनी किताबों में बुक करते हैं, जो हमें जीएसटीआर2A के माध्यम से कम्युनिकेट भी किया जाता है, और जो बैलेंस लायबिलिटी उसे हम ई कैश के माध्यम से पे कर देते हैं। हर व्यक्ति अपनी ई कैश लायबिलिटी को नीचा दिखाना चाहता है कि नीचे आए, किसी भी हालत में नीचे आए। तो उसके लिए क्या करना होता है, या तो आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी को नीचे लेके आइए, या फिर आईटीसी को बढ़ा दीजिए। आईटीसी को बढ़ाने का मतलब है कि आप फेक आईटीसी यहां पर बुक कर लीजिए और उससे फिर आगे चल के इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहीं पर इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए सरकार अनेक कदम समय समय पर उठाती रही है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए जाते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। और सोचिए, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो बिजनेस बंद, शटर डाउन, और उसके बाद भी आपने नहीं माना बिजनेस किया, कैंसिलेशन के बाद भी, तो आपकी गड्डी जो है वो पकड़ी जाएगी और आपको सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, और आपका जो गुड्स था उसे सीज करके, नीलाम करके, मतलब सीज करके, कॉन्फिस्केट करके भरे बाजार उसको नीलाम करवा दिया जाएगा, मतलब बर्बाद कर देंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाएंगे तो आपका जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, हम उसे तोड़ देंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे हम, अगर आप इस प्रकार की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुए तो। क्या बोलते हैं, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। अगर आप गलत तरीके से ये आईटीसी क्लेम यहां पर कर रहे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ जीएसटीआर1 हायर देन द वैल्यू ऑफ जीएसटीआर3B ऑफ द सेड पीरियड, मतलब 3B के अंदर जाकर आप इनवॉइसिंग को मिसिंग कर देते हैं। मतलब ये कि आप इसको नीचा दिखा रहे हैं। शुरू में तो आपने जीएसटीआर1 दिखा दिया, लेकिन अगली स्टेज पर जाकर जब 3B दिखाने की बात आएगी तो आप इसे गायब कर देते हैं, आप इसे हटा देते हैं। इस तरह के प्रैक्टिस को रोकने के लिए सरकार ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट ही लेकर आई थी कि आप जैसे इनवॉइस इश्यू करो तुरंत गवर्नमेंट को कम्युनिकेट हो जाए, ताकि आपके पास उसे मैनिपुलेट करने का स्कोप ही ना बचे। तो 3B में आप नहीं दिखा रहे हो तो फिर इसका मतलब आप इसे लायबिलिटी को नीचे करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा। वायलेट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन रूल नंबर 86B, जो कि न्यूली लॉन्च किया गया है, जो 1% वाला है, कि आपको 1% पैसा ई कैश लेयर से देना ही पड़ेगा, भले ही आपके पास में सफिशिएंट आईटीसी क्यों ना पड़ा हुआ हो। तो देखिए, तीनों पर पॉइंट है। अगर आपने इसे कम किया, या आपने गलत तरीके से आईटीसी की बात करी, या फिर आपने जो ई कैश लेयर से 1% वाला कॉन्सेप्ट है उसको वायलेट किया, अगर तीन में से कोई भी एक काम कर दिया आपने, रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा। ये नए प्रोविजन यहां पर आपके डाले गए हैं। ये बात थी कैंसिलेशन की। सस्पेंशन क्या है कि मतलब थोड़ा पकड़ के तोड़ रहा नहीं है अभी, लेकिन सस्पेंड कर दिया रीढ़ की हड्डी को, उसका वर्किंग बंद कर देते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने का मतलब होता है जैसे पति पत्नी के बीच में बोलचाल का बंद हो जाना, ये आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना कहा जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर बोलते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा तो उसमें कोई किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम वैसे अदरवाइज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे चुके थे। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो हम तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले रिमाइंडर मैसेज डालते हैं कि भैया रिटर्न की ड्यू डेट आ रही है, आप उसमें अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए।
जब आप नहीं करते हैं तो उसके फिर हम एक मैसेज डालते हैं, भैया आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, कर दीजिए। फिर हम आपको एक फॉर्मल नोटिस डालते हैं कि भैया आप अपना रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये गलत चीज है ना। इतने हम नोटिस पे नोटिस डाले जा रहे हैं आपको, हैं, और फिर भी आप नहीं सुन रहे, फिर भी आप अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी? एक काम करिए, हम आपको फटाफट हैंड टू हैंड सस्पेंड कर देंगे अगर हमें लगेगा कि भाई सस्पेंड करने योग्य है, और उसके बाद फिर आ जाना हवेली पर, वहां देंगे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सस्पेंशन के बाद आपके कैंसिलेशन ना हो, इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देके चलेंगे। सस्पेंशन के लिए भला क्या अपॉर्चुनिटी दें आपको हम जी? सस्पेंशन के अंदर कोई लेन देन नहीं होता, लेन देन बंद हो जाता है। मतलब क्या कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया है तो मैं आगे से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। वैसे अदरवाइज बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन टैक्सेशन वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकता। टैक्सेशन एक्टिविटीज बंद, जैसे कि सप्लाई कर सकता हूं बट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। जब कलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे देने की भी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, ना ही मैं रिटर्न फाइल करूंगा। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बंद, चुप्पी साध ली जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोविजन तो पहले भी था। अब इसमें एक नया ऐड किया गया है कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है तो क्या मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। इसलिए बोलते हैं कि जब पति पत्नी की सस्पेंड हो जाती है शादी, यानी कि बोलचाल बंद हो जाती है, तो ना तो पति कमा कर ला कर देगा, ना ही पत्नी उसको खाना भी देगी। तो ऐसे ही ना तो मैंने सरकार को देना है और ना ही सरकार मुझे रिफंड यहां पर ग्रांट करेगी। दूसरी बात, अगर सस्पेंशन ऑर्डर बहाल हो जाता है, वापस से आरसी अपनी एक्टिवेट हो जाती है, तो जो भी यहां पर जीएसटी सस्पेंशन के दौरान सरकार ने नहीं लिया था, सारा का सारा रिकवर करेगी। और चूंकि मुझे आगे से भी रिकवर करना होगा तो मैं उसके लिए एक रिवाइज्ड इनवॉइस डाल देता हूं और वहां से रिकवर करके सरकार को दे देता हूं। रिटर्न वगैरह भी फाइल करी जाती है और जो मेरा रिफंड रुके पड़े थे वो भी मुझे मिल जाएंगे। लेकिन सस्पेंशन पीरियड के अंदर नो लेन देन। तो यही एक नया पॉइंट ऐड किया गया है कि भाई यहां पर जो रिफंड है आपका वो अलाउ नहीं किया जाएगा और अधिकारी कभी भी सस्पेंशन ऑर्डर को वापस बहाल कर सकता है। और एक छोटी सी बात यहां पर और बताई गई कि सस्पेंशन कब कर सकते हैं। सस्पेंशन देखिए, ये वही ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं। अब इस बार इन दोनों का गुच्छा बनाया गया है। इन दोनों का गुच्छे का क्या मतलब है कि अगर इनमें एक भिन्नता पाती है। भिन्नता कैसे? कि आपकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, मान के चलिए वो है यहां पर, मेरे मान के चलिए 10 लाख का आउटपुट जीएसटी बनता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मंथ का मेरा आईटीसी बनता है भाई साहब 12 लाख रुपए का। शाबाश, क्या हैवी ड्राइवर है, मौज कर दी बेटे। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी इतने की और मेरा आईटीसी इतने का, मतलब प्राइमा फेसी दिख रहा है क्या सीन है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मेरे बिजनेस के अंदर आईटीसी अगर दिख रहा है ना 8 लाख का भी, तब भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कोचिंग में हूं भैया, फीस तो ठीक ठाक आती है, लेकिन इतना मेरा आईटीसी किस चीज का बनता है? कुरियर का बनता होगा। किताबें वैसे मेरी एग्जाम्प्ट पड़ी हुई हैं, ये किराया ऑफिस भी मेरा खुद का घर का ही अपना है, तो बाकी इनवर्ट सप्लाई मेरी बहुत कम होती है ना। तो इतना कैसे बन जाएगा उसके ऊपर? तो ये एक एनोमली होती है, एक भिन्नता होती है, दिक्कत होती है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसको दर्शाया किस तरह से है कि आपका जो जीएसटीआर 1 है और जो पीछे से आपका 2A आ रहा था, 2A मतलब आईटीसी और जीएसटीआर मतलब आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, अगर इनमें भिन्नता पाई जाती है, मतलब एक अजीब सी सिचुएशन पाई जाती है, तो फिर यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंड करवाया जा सकता है। आगे बात करते हैं यहां पर आकर मालिक आईटीसी को लेकर। आईटीसी के अंदर 2 चेंज किए गए हैं। पहला है सेक्शन नंबर 16 के अंदर, उसमें बताते हैं कि देखो, अगर आपका ये इनवॉइस है और यहां पर ये आपका इस इनवॉइस से कनेक्टेड एक डेबिट नोट आपने इश्यू किया है, ठीक है, तो इसके संबंध में आपके लिए लास्ट डेट ऑफ टेकिंग द क्रेडिट क्या होगी? तो अगर इनवॉइस 20-21 का है तो बोलते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर का जो 20 अक्टूबर आएगा वहां तक आप किताबों में क्रेडिट ले सकते हैं, या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। उसको छोड़ मैं अक्टूबर की डेट रख लेता हूं, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, हालांकि कंपैरिजन पूरा किया जाता है, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो, ये पूरा तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, अगला साल, अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 21-22, तो 21-22 का जो अक्टूबर आएगा वो यहां पर बन जाएगा। इस इनवॉइस से कनेक्टेड मैंने डेबिट नोट 21-22 में अगर इश्यू किया है तो इस डेबिट नोट के आधार पर आईटीसी कब तक लिया जा सकता है। पुराने समय के अंदर क्या था कि इस डेबिट नोट को मेन इनवॉइस के साथ ही चिपका के पढ़ा जाता था, तो इस इनवॉइस की जो लास्ट डेट हुआ करती थी वही लास्ट डेट इस डेबिट नोट के ऊपर, यही वाली डेट एप्लीकेबल हुआ करती थी, लेकिन जो कि गलत था, क्योंकि डेबिट नोट तो अलग टाइम पर इश्यू किया गया है, इसलिए इन्होंने अब इस एरो को यहां से हटाकर कहा कि नहीं भैया, इसकी तो जो डेट आएगी वो इंडिपेंडेंट आएगी, लास्ट डेट वो इसके हिसाब से ली जाएगी। अगर ये 21-22 में है तो अगला फाइनेंशियल ईयर आया 22-23, तो 22-23 के अंदर जो भी 20 अक्टूबर आ रहा होगा वो यहां पे लिया जाएगा, और एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर दिस विल बी द लास्ट डेट। तो डेबिट नोट के लिए एक अलग तरीके से
इन्होंने कहा है कि इनका अपना इंडिपेंडेंटली चेक किया जाएगा कि इसका क्रेडिट कब तक लिया जा सकता है। दूसरा चेंज ये है कि यहां पर जो आपका था, जो मिसिंग इनवॉइस होते थे, सप्लायर जिन इनवॉइस को नहीं चढ़ाता है, तो उसके संबंध में जो भी अमाउंट आपका जीएसटी या 2A में दिख रहा है उस पर्टिकुलर मंथ का, तो उसका आप पहले 20% था, फिर 10% हुआ, अभी 5% लेके चल सकते हैं। तो जो भी अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड था, वो वाला अमाउंट जो मिसिंग इनवॉइस के संबंध में था, वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। एंड 5% ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी या 2A विच एवर इज लोअर, उतना तक आईटीसी आप अपनी किताबों के अंदर ले सकते हो। तो ये 10 से अब घटकर परसेंटेज 5% यहां पर हो जाती है। मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर आकर यहां पर बेसिकली एक नया रूल आपके लिए प्रेस्क्राइब किया गया है। क्या है ये 86B? ये दरअसल जो फेक फर्म्स होती हैं ना मालिक, ये दरअसल उनके लिए यहां पर प्रेस्क्राइब किया गया है, जो ड्राइवर, नौकर, मालिक एटसेट्रा इन लोगों के नाम पर फर्में क्रिएट कर देते हैं और पर्दे के पीछे बैठकर अपना चटनी चाट रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए यहां पर यह बात करी गई है। एक सरकार ने एक तो यहां पर किया, इनको ट्रैक कैसे किया जाए, और ट्रैक करने के बाद फिर इनको दिया जाता है एक प्रकार से ट्रीटमेंट। तो ट्रैक करने का तरीका क्या अपनाया? जनरली ये वो फर्में होती हैं जिनका की टर्नओवर सैकड़ों हजारों करोड़ में होता है, जो फेक इनवॉइसिंग का लंबा खेल खेल के चलते हैं। आईटीसी पीछे से फेक लेते हैं, आगे फेक देते हैं, तो फेंक देते हैं मतलब। तो यहां पर आकर आईटीसी का भंडार इनके पास में होता है, अपनी जेब से कभी कैश में पेमेंट नहीं करते, आईटीसी को सेट ऑफ करके चलते हैं क्योंकि पीछे से फेक लिया हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए सरकार ये 1% का टूल लेकर आई कि कहा कि भले ही आपके पास में सफिशिएंट आईटीसी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपको 1% ई कैश लेजर से देना पड़ेगा। जब ऐसी बातें की जाएंगी तो सरकार का जो सॉफ्टवेयर वो चेक करेगा कि भाई, सॉफ्टवेयर को कमांड दी जाएगी कि बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास सफिशिएंट क्रेडिट था लेकिन फिर भी 1% से देना पड़ रहा है। तो उनकी लिस्ट निकल के सामने आ जाती है। क्या अब वो सारे के सारे फेक हैं? ऐसा नहीं है। अब हमें तो इसमें से फेक ढूंढना था। अब हमने कहा कि भैया इनमें से उनको हटा दीजिए जिनका की बिजनेस ऐसा है, जिनका आईटीसी नॉर्मली ज्यादा ही होता है ना, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, कि जिनका आईटीसी नॉर्मली रहता ही ज्यादा है बिजनेस के नेचर के मुताबिक, उनको हटा दीजिए। तो इसमें एक कंडीशन डाली गई कि भाई जो व्यक्ति आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हैं एक्सपोर्ट की वजह से या इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर की वजह से 1 लाख या ज्यादा पर फाइनेंशियल ईयर, तो भैया उनको यहां से हटा दीजिए, वो जेन्युइन आदमी है, उनको हटा दिया गया। दूसरा, चूंकि ये जो फर्में होती है नौकर, मालिक एटसेट्रा, मतलब नौकर और घरेलू नौकर, माली एटसेट्रा, इनके नाम पर ये होती हैं, तो इनमें से कहा गया कि देखिए इसमें से जो इसका मालिक है, जो प्रोप्राइटर है या जो ओनर है या जो डायरेक्टर है, अगर ये साल में लाख रुपए से ज्यादा का अगर इनकम टैक्स भरता है तो इसको भी यहां से हटा दीजिए, क्योंकि वास्तव में जो फेक वाले लोग हैं तो माली घास खोदता हुआ मिलेगा वहां पर जाकर ना, तो उसके लिए कहां इनकम टैक्स लाख रुपए आएगा। तो जिनका लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स जा रहा है उनको भी हटा दीजिए, वो फेक नहीं, उनको जेन्युइन मान लेते हैं ऐसे करके। अब जो रहेंगे वो रहेंगे जिनकी ट्रांजैक्शन तो करोड़ों की दिखाई दे रही है, लेकिन जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनका जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो ना के बराबर यहां पर बन रही है। तो इससे प्रतीत होता है कि यहां पर ये जाली खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे करके सरकार इनको ट्रैक यहां पर करती है। तो बताया गया कि भाई जिसका टैक्सेबल टर्नओवर, ध्यान दीजिए बड़ा शब्द यहां पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, जिनका टैक्सेबल टर्नओवर 3 प्रकार का होता है, जीरो रेट होता है, एग्जेम्प्ट होता है और एक आपका टैक्सेबल होता है। तो यहां पर मैं सिर्फ टैक्सेबल की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जेम्प्टेड या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो रेटेड। तो टैक्सेबल टर्नओवर आपका एक पर्टिकुलर मंथ में, साल नहीं मंथ में 50 लाख या उससे अधिक है, 50 लाख या उससे अधिक है, देन द पर्सन नीड टू पे एटलीस्ट 1% फ्रॉम ई कैश लेजर, भले ही उसके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ क्यों ना हो। लेकिन किनको बाहर कर देंगे, कौन व्यक्ति इस 86B के दायरे में नहीं आएगा? कि जिनका भाई साहब जिनका कि 1 लाख से ज्यादा का पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स जाता है, जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं आईटीसी का, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन सा टैक्स की चोरी करते होंगे, इनके ऊपर ये 86B लागू नहीं किया जाएगा, है ना। या और दूसरा, ये जो कैश पेमेंट करने की बात है ये क्यूमुलेटिवली चेक की जाएगी। अगर मान लो पिछले महीने मैंने ज्यादा कैश पे कर दिया है और इस महीने, तो वो दोनों महीनों को क्यूमुलेट करके देखेंगे कि अगर मेरा 1% सफिशिएंट बन गया है दोनों का मिला के तो चलेगा, इस बार मुझे कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीजनल जिनके बिजनेस होते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कतें कभी कभी आ जाती हैं कि उनका, जैसे मान लीजिए गर्म कपड़ों का मेरा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो जनरली ये गर्मियों में गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, सर्दियों में सेल किए जाते हैं। तो जब कपड़े बन रहे होंगे तो रॉ मटेरियल खरीद रहा होगा, आईटीसी का भंडार होगा, उस दौरान सेल नहीं हो रही थी तो उस समय आउटपुट जीएसटी नहीं था मेरा, तो
लेकिन क्रेडिट का मेरे पास भंडार पड़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत सेल थी, तो ऐसे में मुझे भला 1% क्यों पे करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में सफिशिएंट बैलेंस है, तो मेरा तो बिजनेस ही इस टाइप का है, वैसे करके। तो ये था अपना एक कॉन्सेप्ट मालिक यहां पर ऐसे करके। अगला आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। QRMP स्कीम आपके लिए यहां पर लॉन्च करी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज QRMP, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट की स्कीम यहां पर छोटे व्यापारियों के लिए लॉन्च करी गई है। और कौन कौन एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी ध्यान दीजिएगा, जिनका जो टर्नओवर बनता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एज पर जीएसटी पोर्टल से कैलकुलेट करके देता है, आप चेक कर सकते हैं उस पर जाके। अगर 5 करोड़ लिमिटेड टू 5 करोड़ यानी 5 करोड़ या उससे कम बनता है, तो वैसे हालत में ये व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा QRMP स्कीम के लिए। और करंट ईयर में कब तक एलिजिबल रहेगा, उस क्वार्टर तक एलिजिबल रहेगा जिस क्वार्टर में उसका 5 करोड़ क्रॉस हो रहा है। जिस क्वार्टर में 5 करोड़ क्रॉस हुआ उस क्वार्टर के लिए भी एलिजिबल रहेगा, उसके बाद से फिर नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मैं यहां पर ऑप्ट कर रहा हूं तो पास्ट में झांक कर देखो मेरी लेटेस्ट रिटर्न कौन सी थी, ड्यू डेट क्या आ रही थी, उस ड्यू डेट पर वो वाली रिटर्न मैंने अपनी दी या नहीं दी। अगर दी है तो QRMP में मैं आ पाऊंगा, अदरवाइज नहीं आ पाऊंगा। और तीसरी बात यह है कि जो OIDAR वाले होते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, बेसिकली जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है बाय द नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया, तो वो लोग भी यहां पर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आगे बोलते हैं व्हेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। पता लग गया स्कीम क्या है, ये भी पता लग गया कि कौन कौन एलिजिबल इसके लिए हो पाते हैं। और अब देखना है कि एलिजिबिलिटी को आप कैसे एक्सरसाइज करोगे। तो मैं बताऊं यहां कॉन्सेप्ट आता है आपका 2+1 का, कि अगर मैं यहां मान लीजिए आज अप्रैल के महीने में खड़ा हुआ हूं और मुझे ये ऑप्ट करना है, तो 2 महीने पीछे और 1 महीने आगे तक मैं कर सकता हूं। अगर 1 अप्रैल को मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो 2 महीने पीछे का मतलब हो गया मालिक फरवरी मार्च ना, 1 फरवरी से लेकर और 1 महीना आ गया मतलब 30 अप्रैल, 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक मैं इसको ऑप्ट कर सकता हूं। 1 फरवरी से पहले नहीं कर सकता, 30 अप्रैल के बाद नहीं कर सकता। तो यहां पर ये बात अपनी निकल के आ जाती है। कैसे करना है, आप सर्विस पे जाइए, जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे, रिटर्न पे जाएंगे, वहां पर ऑप्ट इन पर जाएंगे। प्रैक्टिकली मैंने आपको पूरा की पूरी चीजें जीएसटी पोर्टल पे करके दिखा रखी है, कैसे हम इसको ऑप्ट करके चलते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग क्या है ध्यान दीजिएगा। ये QRMP स्कीम का कॉन्सेप्ट आने से पहले हमारे पास एक ये चीज और हुआ करती थी। QRMP से पहले हमारे पास ये चीज हुआ करती थी, GSTR1 हम चाहें तो क्वार्टरली दे सकते थे। कब भला, अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक सीमित था, अगर हमारा टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ तक सीमित था, तो हम चाहें तो GSTR1 को क्वार्टरली या मंथली जैसी हमारी मर्जी हम दे सकते थे। क्वार्टरली देना है तो हमें ऑप्ट करना होता था। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति वो है जिसका टर्नओवर यहां तक सीमित है, ठीक है, और वो क्वार्टरली अपना GSTR1 भर रहा है, तो 3B कैसे फाइल करेगा, क्योंकि QRMP जो स्कीम है ये 3B के लिए है दरअसल। तो 3B कैसे फाइल करेगा, सर GSTR1 क्वार्टरली दे रहा है तो 3B मंथली कैसे दे सकता है, तो इट इज बाय डिफॉल्ट वो अपना क्वार्टरली ही यहां पर देकर चलेगा। उसके बाद अगर ये मंथली दे रहा है तो QRMP क्या मेरे ऊपर थोप दी जाएगी, क्या 3B थोप दिया जाएगा, नहीं, ये मंथली ही जाएगा। मतलब ये डिफॉल्ट सेटिंग की मैं आपको बात कर रहा हूं कि अगर आप पोर्टल पर जाकर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो पोर्टल आपको क्या करके देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कोई भी नई चीज होती है, जब तक मैं उसे ऑप्ट नहीं करूंगा, ऑप्शनल चीज है, जब तक ऑप्ट नहीं करूंगा तब तक वो मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकती है। और मान लीजिए आप 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की कैटेगरी में आते हैं, तो ये तो आपका ऑब्वियस सी बात है मंथली होगा, तो ये भी आपका मंथली ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, जब तक कि मैं इसे ऑप्ट नहीं करूंगा। ऑप्ट करने के लिए मुझे मैनुअली वहां पहुंचना पड़ेगा, ये सर्विसेज पर जाऊंगा, रिटर्न पर जाऊंगा, ऑप्ट इन पर जाऊंगा, और वहां पर जाकर मुझे QRMP को सिलेक्ट करना होगा, टिक करना होता है, बस वो सिलेक्शन अपने आप वहां पर हो जाता है। अब एक और समस्या आती है कि ठीक है, रिटर्न तो क्वार्टरली आपकी जाएगी, लेकिन आप पेमेंट कैसे करोगे। मंथली पेमेंट तो बता दिए, लेकिन जब रिटर्न आपकी क्वार्टरली जानी है तो जब रिटर्न फाइल की जाएगी तो हिसाब तो प्रॉपर वहीं बनेगा ना। अभी बीच में हिसाब ही नहीं बना तो पेमेंट किस आधार पे करके चलोगे। तो इसके लिए बताते कि भाई पास्ट का अनुभव देखो, अगर पिछला टैक्स पीरियड मेरा एक क्वार्टर ही था, मतलब 3 ही था, तो ये देखो इस क्वार्टर के अंदर मेरी कैश पेमेंट कितनी हुई ई कैश लेजर से। मान लो अगर वो 100 रुपए हुई है तो फिर उसी के आधार पे हम बात करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे। एक क्वार्टर में 100 रुपए जा रहे हैं तो मंथली मोटा मोटी देखा जाए तो 33.33 अगर एवरेज करूं तो इतना आता है एक महीने का। तो 33.33 ना करके उन्होंने कहा कि भाई पहले महीने में 35%, पिछले क्वार्टर में अगर आपके 100 रुपए कैश पे किया था तो अब QRMP स्कीम के अंदर आप जो पेमेंट करेंगे पहले महीने में 35 रुपए, दूसरे महीने में 35 रुपए, और तीसरे महीने के अंदर तो आपका फाइनलाइज हो ही जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि यहां पर जो आप पेमेंट करते हैं, यहां QRMP स्कीम के अंदर
जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है, जो 3B की डेट है, वो आती है 22 तारीख या 24 तारीख, 20 नहीं होती, 22 या 24। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के लिए 22 है, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 24 तारीख होती है। और यहां पर जो जीएसटी पेमेंट की डेट होती है वो आपकी 20 तारीख नहीं होती बाबू, ये आपकी 25 तारीख होती है। तो आपने मान लीजिए पहला जो अप्रैल का महीना था यहां 35% दे दिया, मई का महीना यहां 35% आपने दे दिया। अब जब जून का महीना आएगा तो पूरा क्वार्टर भी आपका हो गया है। अब इसकी जो रिटर्न है 3B है, आप कब फाइल करेंगे? सर वो 20 जुलाई ये जो है आपका वो जो रिटर्न है वो रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी 22 या 24 जुलाई को आप रिटर्न फाइल हो जाएगी, जबकि आपको पेमेंट करना है 25 जुलाई को। तो यानी कि 25 जुलाई आते आते आपके हाथ में पूरी पिक्चर क्लियर होगी। अगर मान लीजिए यहां पर 102 आपकी फाइनल लायबिलिटी बनती है इस क्वार्टर के लिए, तो 35-35-70 आप दे चुके, 70 में से 102 में से 70 को माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपको यहां पर पे करना पड़ जाएगा। ये तब की बात है जब आपका पिछला टैक्स पीरियड एक क्वार्टर रहा था। अगर मान लीजिए आपका जो टैक्स पीरियड है वो साहब एक महीना था पिछला वाला, तो पिछले महीने में जितने भी आपने कैश लायबिलिटी का पेमेंट किया था वो आपकी यहां पर आ जाएगी, जितना था उतना 100%, और यहां पर फिर आपका बैलेंस अमाउंट आ ही जाएगा, क्योंकि यहां पर 25 जुलाई तक आते आपके हाथ में संपूर्ण हिसाब आ जाएगा। एक और है, ये तो था पहला मेथड आपका फिक्स्ड सम मेथड, एक अनुमान के आधार पर पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको अनुमान ठीक नहीं लगता तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन कीजिए हर महीने की, भले हर महीने रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन एक्चुअल बेस पे कीजिए और एक्चुअल बेस पर आप अपना पेमेंट करते रहिएगा ऐसे करके। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको कोई भी कैश डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है या आपकी लायबिलिटी निल आ रही है तो। ठीक है जी। उसके बाद में ये डेट्स बता रखी हैं आपकी कि 22 तारीख है और 24 तारीख रखवाई जाती है, और नॉर्मली औरों के लिए जो क्यूआरएमपी में नहीं उनके लिए 20 तारीख होती है। ठीक है। और यहां पर जीएसटीआर1 की जो डेट है वो 13th होती है, या आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वैसे करके होती है। अब प्रॉब्लम एक और आती है कि जो सप्लायर आदमी है वो अपनी रिटर्न भर रहा है क्वार्टरली, लेकिन सामने वाली जो पार्टी अगर B2B ट्रांजैक्शन हो रही है, सामने वाले रजिस्टर्ड है, तो उसे तो हर महीने अपने क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप भले ही 3B अपना क्वार्टरली फाइल करके चलना, लेकिन आप हर महीने अपना GSTR1 में कम से कम B2B ट्रांजैक्शन को शो कर दीजिए, ताकि आपका जो रजिस्टर्ड कस्टमर है वो अपनी किताबों में क्रेडिट ले पाए। इसी को बोल दिया गया IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और अगले महीने की 13 तारीख तक आपको ये देनी होती है। तो आपने पहले महीने में दे दिया, दूसरे महीने में दे दिया, तीसरे महीने आते आते तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वहां दिक्कत वाली बात नहीं। तो वहां तो आप नॉर्मली अपना इकट्ठा तीनों महीनों का आप GSTR1 अपना फाइल कर ही देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इकट्ठा पूरे क्वार्टर का GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो उस समय उन इनवॉइसेस को मत दिखाइएगा जो पहले और दूसरे महीने में B2B ट्रांजैक्शन के आप ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वरना डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी दिखा दिए उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे आप वहां पर दिखा देंगे GSTR1 जो पूरे क्वार्टर का आपका जाएगा। इंटरेस्ट क्या आपको पे करना पड़ेगा? सीधी बात समझना, जब सरकार ने जितना मांगा एज पर लॉ आपने उतना पैसा दे दिया है ना, तो फिर मुझे कोई किसी प्रकार का ब्याज भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिएगा मेरा जो पिछला टैक्स पीरियड था उसमें मेरे 40 रुपए बनते थे, तो सरकार ने कहा पिछले टैक्स पीरियड के आधार पे आप भर दीजिए। 40 मैंने यहां भर दिए, 40 मैंने यहां पर भर दिए। ठीक है। और यहां पर आकर पता लगा कि भैया मेरी जो लायबिलिटी बनती है वो बनती है, सपोज करो 130 की बनती है। 130 कैसे बनी? कह रहे 42 यहां की, नहीं 45 मान लेते हैं, कह रहे 45 यहां की थी और 45 यहां की थी, 90 और 150 मान लें। 45 यहां की थी, 45 यहां की थी, 90 और 60 यहां की बनती थी, है ना। तो अब मैं कैसे करूंगा? देखो मैंने 40 यहां दे दिया, 40 यहां दे दिया और 80 दे दिया और 70 मैं यहां पर दे दूंगा अपना। तो क्या मुझे ब्याज देना पड़ेगा? मैंने जो एक्चुअल पे किया वो 40, 40 और 70, 150 मेरा पूरा बना था, मैंने 150 पे कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन मेरा फाइनली पता लगा कि यार वो ऐसे था, यहां 45 था, यहां 45 था, यहां 60 था। क्या ब्याज भरना पड़ेगा? नो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सरकार ने जब जितना मांगा तब मैंने उतना दिया। यहां 40 मांगे, 40 दिए। अब तो यहां जाके पता लग रहा कि यहां का 45 बनता था, तो सरकार ये तुमको भी नहीं पता था पहले, मुझे तो छोड़ो, तुमको भी नहीं पता था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो तो भविष्य में छिपा हुआ है। तो आपने यहां 40 मांगा, 40 दिया, यहां 40 मांगा, मैंने 40 दिया, आपने 70 मांगा, मैंने 70 दिया, तो ब्याज किस चीज का? तो मुझे यहां पर कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। हां, जब जितना मांगा उतना ना दूं तो ब्याज लगेगा, मेरा जितना मैंने शॉर्ट पेमेंट किया है उतने पीरियड के लिए। तो बड़ा हिंदी में शुद्ध तरीके से लिखा है
जब जितना मांगा उतना दिया, नो इंटरेस्ट, और जब जितना मांगा उससे कम दिया तो जितना कम दिया उतने समय पर उतने का 18% से ब्याज हमें चुकता करना पड़ जाएगा। करस्पॉन्डिंग जो अफेक्ट हुए हैं ये आपके रूल्स और सेक्शंस यहां पर अफेक्ट हुए हैं। ये थी आपकी QRMP स्कीम। ऐसे करके मेरे बच्चा तो यहां पर हमारी बात हुई मालिक, और उसके बाद में फिर एक और चेंज आता है आपका ये ई-वे बिल का जो हमारा चैप्टर आता है वहां पर। तो वहां पर क्या निकल के आती चीजें, एक है साहब आपका नॉर्मल कार्गो होता है, एम आई राइट? यस सर। तो नॉर्मल कार्गो के लिए जो ई-वे बिल की जो वैलिडिटी हम रख के चलते हैं वो कितनी है? वो होती साहब आपकी पहले हुआ करती थी 100 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ, लेकिन अब 100 को बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। बाकी सेम है कि जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं उनके लिए जो समय सीमा रखी जाती है वो 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ वहां पे रखवाई जाती है। और साथ में एक और बात थी आपकी कि अगर मान लीजिए कार्गो जोन सा मर्जी है, ओवर डायमेंशनल है या नॉर्मल है, व्हाटएवर, बट मल्टी मॉडल सिचुएशन है और उसमें एक लैग के अंदर आपका वेसल भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऐसे मामले के अंदर जो समय सीमा रखी गई है वो 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से लेकर चलेंगे। तो जो जैसे था वो वैसे ही, बस यहां 100 का 200 ये अपना कर दिया गया है। दूसरी बात, पहले जो GSTR है आपका, ये 3B है मालिक, ये सिर्फ आपका मंथली बेसिस पर ही जाया करता था, लेकिन अब QRMP स्कीम आने की वजह से अब ये क्वार्टरली बेसिस पर भी जा सकता है। तो यहां लिखते थे कि देखो साहब, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ई-वे बिल अब नहीं बना पाएंगे। ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे तो आपके गुड्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आपका बिजनेस चौपट यहां पर हो जाएगा। तो बिजनेस को चौपट करवाने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी हैं कि अगर आपने GSTR 3B हमें 2 टैक्स पीरियड का नहीं दिया, 2 टैक्स पीरियड का नहीं दिया, आप ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे। पहले 2 मंथ लिखा हुआ था क्योंकि 3B आपका मंथली जाया करता था। अब चूंकि 3B आपका क्वार्टरली भी जा सकता है, इसलिए यहां पर 2 टैक्स पीरियड लिखा है। टैक्स पीरियड का मतलब मंथ और क्वार्टर दोनों शब्दों को ये अपने आप में समेट लेता है। तो कुछ नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है, अदरवाइज वैसे टेक्निकल कोई चेंज नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज है। और यहां पर एक नई चीज और ऐड की गई है कि अगर आपकी आरसी सस्पेंड हो जाती है तो उस सस्पेंशन के दौरान आप ई-वे बिल नहीं बना सकते। जी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड है देन यू कैन नॉट मेक योर ई-वे बिल। आपकी गुड्स का मूवमेंट तक नहीं होने देंगे, कोई लेन देन नहीं। मतलब टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आरसी सो गई है तो जीएसटी वाली कोई भी बात आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई भी सुविधा, कोई भी प्रोविजन आपके ऊपर ये हटा दी जाएंगे, कुछ लेन देन वहां पर नहीं होगा, चारों तरफ सन्नाटा छा दिया जाएगा। ऐसे करके ये बात आपकी यहां पर आकर समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। दिमाग का संतुलन बनाए रखें। बाहर दुश्मन दरवाजा खटखटा रहा है कि दरवाजा खोल, मैं आया हूं बहुत देर में, और आप डर रहे हो, एग्जाम से डर रहे हो। एग्जाम में बाहर जो खड़ा है, नहीं 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 नहीं, डरना नहीं भाई। बाहर की स्थितियों को देखकर दिमागी संतुलन खो मत देना। इस समय तो मजबूती के साथ आपको चलना है, अच्छे से काम करके जाना, अच्छे से पूरी स्टेबिलिटी के साथ में दिमाग का संतुलन बनाए रखते हुए एग्जाम देकर आएंगे और शानदार तरीके से पास होंगे। जय जय श्री राधे। आगे बढ़ते हैं। राधे चलें आगे? हाँ सर जी चलो। अब आगे क्या है मेरे कबूतर? सर आगे ये था, रिटर्न हो गई, रिफंड की बात करते हैं। तो रिफंड के अंदर छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं एक डीम्ड एक्सपोर्ट को लेकर, 100% ईओयू वगैरह को सप्लाई करना आपका डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में ऑलवेज आपका यहां जीएसटी चार्ज किया जाता है, राइट। दूसरा, अब ये जो जीएसटी चार्ज किया गया इसका क्या करेंगे? या तो भैया सामने वाले व्यक्ति आईटीसी ले ले या रिफंड ले ले, या तू कुछ मत ले, जो लेगा सप्लायर ले लेगा, उसको ऑथराइज कर दे, तू कुछ मत ले। अच्छा, यहां पर आकर एक प्रॉब्लम आई कि अगर मान लीजिए मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूं तो क्या मैं आईटीसी बुक कर पाऊंगा? तो क्या था मैं आपको बताऊं। तो भाई एंट्री ऐसे पास होगी, या तो परचेज अकाउंट डेबिट, आईटीसी डेबिट टू बैंक, या तो आईटीसी आएगा या रिफंड रिसीवेबल आएगा। एंट्री में एक ही चीज तो आएगी, दोनों तो नहीं आ सकती ना, डबल बेनिफिट आप नहीं ले सकते। या तो आईटीसी को डेबिट करोगे या रिफंड रिसीवेबल को डेबिट करोगे, है ना, वैसे करके। तो यहां पर ये बंदा अगर
ये बंदा अगर मान लीजिए रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो इसने कहा कि भैया मेरी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी कुछ है नहीं, तो भैया मैं रिफंड इसका क्लेम करूंगा, तो रिफंड रिसीवेबल डेबिट उसने कर दिया। जब रिफंड रिसीवेबल डेबिट कर दिया तो ये अपना RFD 01 फाइल करेगा। RFD 01 फाइल करेगा तो बोला जाएगा कि भैया हम ये हैं रेसिपिएंट, यहां पर आए हैं। तो ये पोर्टल बोलता है कि एक काम करो, इक्विवेलेंट मान लो 18,000 की अपनी ट्रांजैक्शन थी, कह रहे 18,000 रुपए का ITC आप रिवर्स करो। और मैंने कहा भाई सब दिमाग खराब हो गया क्या पोर्टल तेरा? अरे पोर्टल दिमाग खराब हो गया क्या? कह रहे कैसे? बोले मैंने ITC लिया ही क्या, जब रिवर्स करा रहे हो? कह रहे नहीं, मैं तो इसको ऐसे ट्रीट करता हूं कि जैसे ITC का ही रिफंड हम आपको देके चल रहे हैं। और मैंने कहा मैंने तो लिया ही नहीं। किस बात का आप कह रहे हो कि नहीं, पहले जब देंगे पहले ITC रिड्यूस करो? मैं कह लिया ही नहीं। तो यहां पर एक गलती पे गलती की गई और कहा कि एक काम करना, अब ना एंट्री आप ऐसे पास करना, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो ऐसे करना कि परचेज अकाउंट डेबिट ITC डेबिट टू बैंक, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करना है, जब रिफंड क्लेम करने के लिए जाओ तो रिफंड रिसीवेबल डेबिट टू ITC को यहां पर आप रिवर्स कर देना। तो अल्टीमेट बात तो वही है, लेकिन पोर्टल के ऊपर चेंज ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने यहां पे कर दिया। रिफंड क्लेम करने के लिए जाएंगे तो ITC को यहां से हम खत्म कर देंगे। इस प्रकार का प्रोविजन यहां पर दे दिया गया। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक ITC, उसके बाद उसको रिवर्स कर दीजिए एंड नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन RFD 01, ARN जनरेट होगा और आपको पैसा दे दिया जाएगा। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है रूल नंबर 89(4) के अंदर, जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम रिफंड निकालने का प्रयास करते हैं तो फॉर्मूला आता है आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इनटू नेट ITC। एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर जब हम गुड्स की बात करते हैं तो वहां पर लिया जाता है कि एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स और 1.5 ऑफ द डोमेस्टिक वैल्यू जो उसकी निकल के आ रही है, विच एवर इज लोअर, वो लिया जाता है। तो मान लीजिए एक्सपोर्ट वैल्यू हमारे गुड्स की 2,100 रुपए की बनती थी और डोमेस्टिक वैल्यू इसकी 1,000 रुपए की है। यहां पर इसका 1.5 गुना किया, ये 1,500 आ गया। तो 1,500 2100 विच एवर इज लोअर, तो वो अपना यहां पर 1,500 आ जाता है। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर मेरा 1,500 आ गया। अदर टर्नओवर मेरा 500 का था, तो मेरा टोटल टर्नओवर कितना आएगा? तो 500 प्लस, अब ये फिगर कितनी आएगी? ये फिगर 1,500 आएगी या फिर एक्चुअल है वो आएगी? क्योंकि जो 1.5 वाली बात थी ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दे रखी थी। तो नीचे क्या 2100 लिख सकता हूं यहां पर आकर? नहीं सर, अगर एक ही चीज को रिप्रेजेंट हमें करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या अलग अलग कर सकते हैं? नेवर एवर। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ये यहां पर 1,500 ही आएगा। तो क्लैरिफिकेशन है, कोई अमेंडमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी वाली बात यहां पर आ जाती है। उसके बाद आते हैं आपके ऑडिट और इंस्पेक्शन की चर्चा यहां पे करी जाती है। तो एक सर्कुलर यहां पे डाला गया है कि जब कोई रेड वगैरह डालने के लिए आप जाओगे तो वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान बेसिकली रखना होगा। तो कहते हैं कि जब एक सर्च करने के लिए जा रहे हो तो अधिकारी जी आपको ये ध्यान में रखना होगा, भाई हमने तो सीधी बात है ज्वाइंट कमिश्नर साहब नरेंद्र यादव जी, उनसे बात की थी, बात करने के बाद कई सारे अनुभव सुने, क्लास के दौरान आपको उनकी बातचीत भी करवाई, कैसे रेड करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए बचकानी सी हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक सीनियर अधिकारी जैसे एन के उपाध्याय जी हैं, कमिश्नर साहब हैं। तो ज्वाइंट कमिश्नर अगर रेड डालने के लिए जा रहे हैं तो सीनियर ऑफिसर एन के उपाध्याय सर से, दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी, कमिश्नर सर से भी और ज्वाइंट कमिश्नर सर से भी, बैठ के आपस में बताया था कि हम इनके पास में आते हैं और यहां से रिटर्न परमिशन लेकर जाते हैं। दूसरा, एडवांस में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नाम से होनी चाहिए जिसके यहां पे डालने जा रहे हो रेड, और जिस नाम से उसी के प्रेमिसेस पे जाकर रेड डाली जा सकती है। दूसरा, अगर घर पे जा रहे हो तो लेडी ऑफिसर आपके साथ में होनी चाहिए। वहां पहुंच जाएंगे, दरवाजे पर पहुंचकर आप अपनी तलाशी को ऑफर करेंगे कि आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई ड्रग्स वगैरह छुपा के लाए हैं और आपके घर में लाके रख देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहां पर विटनेस भी बुलाए जाते हैं, या तो पड़ोस में से बुला लेंगे, पड़ोस में नहीं तो कोई थोड़ा और दूर पड़ोस में से बुला लेंगे, नहीं तो कोई सरकारी कर्मचारी को पकड़ लेंगे, भैया आ जाए यहां पे आके विटनेस बन जाए, कल को कहीं हमारे ऊपर ही लांछन लगा दिया जाए। वहां पर जाकर पहुंचते हैं और जो मतलब ये है कि प्रोटोकॉल्स, मतलब क्या क्या नियम कानून फॉलो करने होंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी रेड वगैरह के दौरान, क्योंकि इसकी शिकायतें बोर्ड को जा रही थी। तो वहां पर जो भी जिस धर्म का वो व्यक्ति है उसके धर्म की भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मंदिर है तो मंदिर के अंदर सर्च करें तो जूते वूते निकालकर तरीके से तमीज से हाथ जोड़कर आप वहां पर जाएंगे। यानी कि आप मूर्तियों को ऐसे फेंक रहे हैं, किताबों को ऐसे फेंक रहे हैं, तो सेंटीमेंट्स को आप हर्ट नहीं करेंगे किसी के भी जो धार्मिक हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लेडीज हैं, उनका थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आप करके चलेंगे। कोई किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई नुकसान अदरवाइज नहीं होना चाहिए। कोविड के नियम को फॉलो करके चलेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आप यहां पे करके चलेंगे। और काम खत्म होने के बाद तुरंत वहां से प्रेमिसेस को छोड़ेंगे और छोड़कर वापस आएंगे उपाध्याय सर के पास में, जहां से कमिश्नर से लेकर परमिशन गए थे। अगर रेड सक्सेसफुल हुई तो सीधी करके लौटा देंगे ऑथराइजेशन को, अगर रेड सक्सेसफुल नहीं हुई है तो ऑथराइजेशन को उल्टा करके लौटा दिया जाएगा। ऐसे करके तमाम प्रकार की बातें यहां पर बोली जाती हैं। पेनल्टीज चैप्टर के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो रूल नंबर 86B था
वहां से 1% का कॉन्सेप्ट डालकर हमने उनको ट्रैक किया था कि कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो नौकर, माली एटसेट्रा के नाम पर फेक फर्में बनाकर अपना कारोबार चला रहे हैं, अपना कारोबार चमका रहे हैं। उनको ट्रैक किया था यहां से और ट्रीट कर देंगे यहां पर आकर कि जो पर्दे के पीछे छुपे बैठे मालिक हैं उनको ढूंढा गया कि जो मास्टरमाइंड है, जो असल में इसके पीछे है। क्योंकि जब अधिकारी अरेस्ट करने पहुंचते थे या पेनल्टी लगाने पहुंचते थे तो मालिक घास काटता हुआ मिलता था कि ले जाओ भैया, मुझे ले जाओ, उसे पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। तो जो पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, दरअसल हमें उसको यहां पर पकड़ना था। तो उसके लिए क्या करके चलते हैं कि यहां आपके सेक्शन 122 के अंदर एक नया पॉइंट डाला गया कि देखिए यहां पर जो व्यक्ति फ्रंट पर है वो तो है ही है, इसके पीछे जो व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठकर बेनिफिट ले रहा है, जो मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर भी यहां पर 100% की पेनल्टी लगाई जाएगी। सेक्शन 132 जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके चक्कर में जेल करावेगी, जेल, जिसके चक्कर में जेल हो जाती है, जिसमें कि जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उस लिस्ट के अंदर भी अमेंडमेंट डाली गई है कि जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जो मास्टरमाइंड है, पहले मालिक को अरेस्ट कर सकते थे जो रजिस्टर्ड पर्सन हुआ करता था, मास्टरमाइंड जो पीछे बैठा है वो तो रजिस्टर्ड पर्सन था ही नहीं, दिक्कत वाला काम है। तो वहां पर जो मास्टरमाइंड पीछे बैठा हुआ है उस मास्टरमाइंड को भी क्रिमिनल ऑफेंडर के रूप में पकड़ा गया है। सेक्शन 132 के अंदर सूटेबल अमेंडमेंट यहां पर किए गए हैं। और साथ में सेक्शन 132 जो है उसका सबसेक्शन 1 के अंदर ABCD पहले 4 जो ऑफेंस है बड़े घातक होते हैं, यानी कि ये आपके कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो उनके अंदर आकर इसको पकड़ा गया कि भाई वहां पर एक चेंज अपना बनाया गया है। दूसरा एक और चेंज किया गया है कि एक आईटीसी जो लोग फ्रॉडलेंटली अवेल करके चलते हैं, पहले वो ई पॉइंट में दे रखा था, अब ई से उठाकर उन्होंने इसको यहां पे लाके सेट कर दिया, जिससे कि आईटीसी अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अवेल करके चलता है तो उसको भी सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, उसका अपराध भी गर्म अपराध यहां पर किया जाएगा। तो 86B के अंदर इन लोगों को कैच किया, ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद इनको यहां पर ट्रीटमेंट दे दिया सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर। जो मास्टरमाइंड है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, वो भी जेल की हवा खाएंगे, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, और ये अपने जो पेनल्टीज भी उनको 100% की यहां पे लगाई जाएगी। ऐसे करके मालिक बात की जाती है। और यहां पर आकर आपके जो जीएसटी की जो अमेंडमेंट्स थी ये कंप्लीट हो जाती हैं ऐसे करके। अब आते हैं आगे कस्टम्स की, हम बात करके चलते हैं। कस्टम के अंदर जो बातें की गई हैं, हम जल ग्रहण कर लें बाबू? हाँ जी कर लीजिएगा जी साहब। तो यहां पर आ गए, इसमें एक चैप्टर है आपका इंपोर्ट ड्यूटी, जहां पर कि आपको कंसेशनल रेट पर देनी होती है। इसके अंदर कुछ एक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात करी गई है। इंक्लूजन क्या है? जॉब वर्कर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक्सक्लूजन क्या है? यहां पर एक सर्विस प्रोवाइडर के एंगल से जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उनको यहां पर एक्सक्लूड किया गया है। और साथ में जो जेम्स एंड ज्वेलरी हैं उनको भी एक्सक्लूड यहां पर किया जाता है जॉब वर्कर के संबंध में बेसिकली वो। एंड एक कैपिटल गुड्स के संबंध में भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बेसिकली अमेंडमेंट 3 प्रकार की यहां पर बताई गई हैं। तो मैं आपको ना वहां थोड़ा छोटे में लिखा था, तो थोड़ा सा जो अमेंडमेंट बुकलेट है मेरी, मैं उसी के अंदर आपको लिए चलता हूं और वहां से ये चीज मैं आपको दिखलाता हूं। ये तो है, यहीं से दिखलाता हूं मैं आपको, थोड़ा आगे ले चलता हूं कस्टम्स के अंदर, ठीक है। ये रहा मेरा चैप्टर और ये इसका डायग्राम है यहां पर आकर। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, पूरे चैप्टर का तो रिवीजन नहीं करा रहा मैं। तो ये अपना प्रॉपर एक डायग्राम हुआ करता था पहले। आपका अमेंडमेंट डाली गई है कि जब आपका यहां पर गुड्स आ जाता है तो यहां से आप अपने गुड्स को जॉब वर्क बेसिस के लिए आगे भेज सकते हो और वापस मंगा सकते हो। जीएसटी में भी तो जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 19 और 143 के अंदर कि जॉब वर्क पे माल जाता लौट के आ जाता 1 साल या 3 साल के अंदर। तो ऐसे ही यहां पर जॉब वर्क के लिए माल जो आएगा और वापस लौट के 6 महीने के अंदर आ जाएगा। मल्टीपल जॉब वर्कर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए तरीका बता रखा है कि कैसे कैसे माल जाएगा। जब यहां से माल जाएगा तो आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल जो IRS ऑफिसर्स हैं ये, तो उनको आप यहां पर बताएंगे कि भाई हमारा गुड्स आगे जा रहा है, चालान के जरिए बताया जाएगा। और जो ज्यूरिसडिक्शनल IRS ऑफिसर है वो जहां पर जॉब वर्कर है उसके एरिया का जो IRS ऑफिसर है उसको सूचित करेंगे। यानी कि इनिशियली ये जो एप्लीकेशन है डुप्लीकेट में, इस यहां इनका नाम मलियज है, ये हमारे स्टूडेंट हैं
थे, मतलब अब तो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। मलयज, जो आईआरएस की ट्रेनिंग होती है उसमें मलयज है, गाजियाबाद से हैं ये, और इस समय असिस्टेंट कमिश्नर है। तो मलयज जो हैं ये इंफॉर्मेशन देंगे पूनम को। पूनम कौन है? ये हैं जॉब वर्कर के एरिया की असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर। तो उनको सूचना देंगे कि भाई आपके एरिया में माल आ रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके ये बता दिया जाएगा। उसके बाद में फिर यहां पर 6 महीने इसकी वापसी का समय होता है, और जो जॉब वर्कर है वो सारा का सारा हिसाब मेंटेन करके चलेगा कि कितना आया, कितना गया, क्या वेस्ट, क्या कैसे करके। और कोई किसी प्रकार की अगर चीटिंग हुई तो जॉब वर्कर नहीं बल्कि जो प्रिंसिपल आदमी था जिसने एग्जम्पशन को क्लेम किया था वो यहां पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, जॉब वर्कर पे माल जा सकता है लेकिन जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए अलाउड नहीं है। इसमें जॉब वर्क आप नहीं करवा सकते, ये अलाउड नहीं किया गया है। दूसरी, कैपिटल गुड्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। अब तक तो हम बस इनपुट की बात किया करते थे, कैपिटल गुड्स की कोई बात नहीं थी। अब कहते हैं कैपिटल गुड्स भी आप कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आप उसको उसकी जो लाइफ रखी गई है, स्टैंडर्ड लाइफ, वो 10 साल यहां पर रखी गई है। अगर आपने उतने समय से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको प्रपोर्शनेट कंसेशन वापस करना पड़ जाएगा। कैसे करके मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज रखी है वो कुछ इस प्रकार से रखी है। कैसे भला? कि अगर पहला साल है तो उसमें 4% है, दूसरा साल है तो उसमें 3% है, तीसरा साल है तो उसमें 3 है, चौथा साल है 2.5% है, पांचवा साल है 2.5% है। फिर आगे आगे देखो तो 5 से लेकर आपका 10 तक इन्होंने 2% यहां पे रखा है। ये पर क्वार्टर है, ये परसेंटेज पर क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो इंटू 4 करूंगा तो 16% ये आ जाता है, इंटू 4 करूंगा 12 ये आएगा, इंटू 4 करूंगा 12 ये आ जाएगा, इंटू 4 करूंगा 10 ये आएगा, इंटू 4 करेंगे 10 ये आ जाएगा। ऐसे करके 60% आपका यहां तक बन जाता है। तो बाकी 2% के हिसाब से आपका बनना है 40%। 2% पर क्वार्टर यानी कि एक साल का हो गया 8%, तो 8% के हिसाब से 40% को कैच करने के लिए 5 साल चाहिए होंगे, तो 5 साल आपके यहां पर ये आ जाते हैं। तो इसका मतलब लाइफ जो मानी गई है वो यहां पर 10 साल मानी गई है। अगर मान लीजिए आप एक कैपिटल गुड्स को यहां पर लेकर आते हैं, पुट टू यूज यहां पर आपने किया है, पुट टू यूज आपने यहां पे किया और यहां आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो पुट टू यूज से लेकर यहां तक का जो समय है वो 8 क्वार्टर आपका बनता है। तो कैसे करके चलेंगे? मान लीजिए आपका जो वैल्यू थी, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, वैल्यू जो थी कैपिटल गुड्स की वो आपकी 1 लाख रुपए की बनती थी, ठीक है। इस पर जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी जो स्टैंडर्ड बनती थी वो मान लो 16,000 रुपए की बनती थी, ठीक है। लेकिन आपको पे करनी पड़ी सिर्फ 4%, 4,000 आपको पे करनी पड़ी। तो आपको प्रैक्टिकली जो कंसेशन या एग्जम्पशन जो मिली है वो 12,000 रुपए का यहां कंसेशन या एग्जम्पशन आपको मिल गई है। आपने 2 क्वार्टर इस्तेमाल किया तो जितना आपने इस्तेमाल किया उतना अपने पास में रखो, बाकी का आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। आपका कंसेशन 12,000 रुपए का बनता था, ठीक है। आपने 8 क्वार्टर का मतलब आप 2 सालों में इन्वॉल्व रहे, तो पहले साल में 4% था, दूसरे में 3% था, 28% अपने पास रखो, बाकी का आपको विद इंटरेस्ट ये पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से जॉब वर्कर का और कैपिटल गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है मालिक वो आपका यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है राधे? हां सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वापस लौट के आ जाता हूं वहीं अपनी समरी पर। शुरू के जो 5-7 पेजेस हैं उसमें मैंने सारी की सारी बातों को समराइज अच्छे तरीके से मालिक कर रखा है, ठीक सर जी। ये बुक मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर अवेलेबल है फ्री रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है जी। ओके, अब यहां पर आइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर नाम मात्र के चेंजेस हैं कि कंटेनर आया है, ड्यूरेबल कंटेनर वापस जाएगा तो क्या करें? तो करना क्या है, वो आपके असेसेबल वैल्यू का तो पार्ट बनेगा नहीं, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। और दूसरी बात ये भी जानते हैं कि उसके लिए आपको एक बैंक गारंटी या बॉन्ड वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ जाता है। दूसरा, फेसलेस असेसमेंट के संबंध में एक छोटा सा सर्कुलर आया है, नाम मात्र की बात है। उसमें यह कहा गया कि देखो भैया यहां पर असेसी है और यहां पर आपका फेसलेस असेसमेंट है। फेसलेस असेसमेंट ऐसे मान के चलते जैसे सैटेलाइट क्लास। तो यहां पर जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग में यहां पे कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बहुत ही अच्छे से आपको हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए आपको पढ़ाऊं ताकि आपकी क्वेरीज ना के बराबर हो या आए ही ना। अगर मेरी स्पीच में कमी रहेगी और क्वेरी आपकी मल्टीपल आ गई तो भाई साहब कंसेप्ट फेल हो जाएगा फेसलेस का भी। तो ऐसे ही जब आप अपनी बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करो तो सारी डिटेल अच्छे से फिलअप करके देना। और अधिकारी जी आप भी कोई ज्यादा हाइपर मत हो जाना, अच्छे से देखना, चीजों को समझना और क्वेरीज पूछनी है तो कम से कम पूछना और जितनी भी पूछनी है वन गो में पूछना, बार बार क्वेरीज पूछ कर परेशान मत करना क्योंकि ये फेसलेस से दूर से बात की जा रही है। तो इस प्रकार की कुछ और इसको अच्छा बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। ये क्या है?
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 ही नवंबर 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो रही है। यहां हालांकि और आगे तक बढ़ गई है आपकी, और मई 2022 एग्जाम के लिए भी यही आपकी एप्लीकेबल हो रही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 ऐसे करके। ये हर बार की इनकी नाटक एक कहानी है कि भाई जब हम AAS, EPCG एक्सेट्रा के संबंध में कोई चीज इंपोर्ट करके चलते हैं तो उस पर IGST और सेस नहीं लगाया जाएगा। तो कोई नई बात नहीं है, बस डेट को बढ़ाते रहते हैं हर बार। ये अब 2021 कर दिया, फिर 2022 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, चलते जाएंगे। IGST और कॉम्पनसेशन सेस आपका एग्जेम्प्ट होता है अगर हम अलग अलग स्कीम के तहत कोई गुड्स अपना इंपोर्ट करते हैं। तो ये है मेन चीज बेसिकली जो यहां पर देखने वाली है। MIIS जो मर्चेंडाइज जो गुड्स एक्सपोर्ट करने वालों को एक इंसेंटिव स्कीम दे रखी थी, वो स्कीम मेरे कबूतर मेरे बच्चा यहां पर आकर सरकार ने कर लिया है उसको विड्रॉ। जी हां, उसको विड्रॉ कर लिया है और उसकी जगह पे स्कीम डाल दी है रोड टैप। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आइए जरा मेरे साथ में यहां पर मालिक। MIIS CIS ओके है, CIS नाम की जो स्कीम है वो कंटिन्यूड है। जो MIIS है उसको काट दिया गया और उसकी जगह पे रोड टैप नाम की स्कीम ला दी गई है। क्यों लाई गई और कैसे लाई गई है वो मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, यहां पर MIIS स्कीम आपको दी जाती थी और MIIS के तहत आपको 2% 3% का एक तरह से एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता था, फ्री फंड का लाभ दिया जाता था आपको, फ्री फंड का इंसेंटिव एक कूपन के तौर पे आपको दिया जाता था। उसके पीछे कोई कारण नहीं था। अब यहां पर आकर जो WTO है उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है दरअसल, तो उन्होंने इस पे कहा कि नहीं भैया, इंडिया जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, वो अपने एक्सपोर्टर को एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहा है जस्ट लाइक सब्सिडी, और ये फॉरेन मार्केट में सेंध मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। इंडिया इस बात को लेकर WTO की अपीलेट बॉडी के पास चला जाता कि नहीं भाई साहब हम ठीक हैं, ये हमारे ऊपर आरोप गलत लगाया गया है। लेकिन ये बात इंडिया को भी पता थी कि आरोप तो बिल्कुल ठीक है, तो इन बिटवीन इन्होंने क्या किया, अपील भी फाइल कर दी अपनी, और इधर इन्होंने जो MIIS था उसको किस तरह चेंज किया कि मजा आ गया। कैसे भला? उन्होंने कहा ठीक है हम MIIS नाम की स्कीम को खत्म कर देते हैं और यहां पर आकर रोड टैप नाम की स्कीम ले आते हैं। अब क्या किया देखिए, यहां पर अगर मेरे घर में आग लग रही हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आग नहीं लग रही तो हम बिना बात के दूसरे को परेशान नहीं करके चलेंगे। WTO का यह कहना था कि बिना बात के एक्स्ट्रा इंसेंटिव लुटाया जा रहा है एक्सपोर्टर्स को, तो हमने कहा कि हम रोड टैप लेकर आ रहे हैं और इस बार हम बिना बात का नहीं दे रहे। WTO तुम क्या जानो, हम हिंदुस्तानी कितने सारे टैक्स लगा रखे हैं, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, रोड टैक्स, एसटीसी टैक्स, टोल टैक्स। भाई यही तो कहा जाता है कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। इंडियन टैक्स का लोड ओवरसीज कस्टमर पे नहीं पड़ना चाहिए, इंडियन टैक्स विदेश नहीं जाना चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट है। हमने कहा इसी चक्कर में ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड वगैरह जैसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमारे आए। हमने कहा तो हमने कहा एक बात बताइए, जो फैक्ट्री में माल बना उसमें बिजली कंज्यूम हुई, कहां बिजली के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी, करे हां, टैक्स का लोड आया, हां, कॉस्ट बढ़ी, हां, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी, करे हां। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या जो टैक्स है क्या उसका रिफंड आपको मिलता है? नहीं मिलता ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आगे ओवरसीज कस्टमर को पास हो गई है। ऐसे मंडी टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स, प्लांट टैक्स, धमाका, इनका तो कोई रिफंड मिलता ही नहीं है। तो सरकार ने कहा ओ भाई साहब हम अब इन तमाम टैक्सेस का रिफंड भी अपने बंदे को देंगे। WTO सुन लो कान खोलकर, तुम इनका रिफंड हम देंगे। मतलब क्या बात है, उन्होंने आरोप लगाया कि बिना बात का इंसेंटिव दे रहे हो जस्ट लाइक ए सब्सिडी। अब हमने कहा बिना बात का नहीं है, बात है, इस वजह से दे रहे हैं। अगर किसी वजह के साथ दिया जाता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस उन्होंने उसका रूप चेंज कर दिया कि हम इन वजहों से दे रहे हैं। अंतर कहां कहां पर आया, पहले ये पैसा MIIS के तहत हमारी उसमें आता था, क्या बोलते हैं, एक कूपन के तौर पे मिलता था, लेकिन अब ये पैसा हमारे ई-क्रेडिट लेजर के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। सर ये नोटिंग कहां, ये नोटिंग भी आपकी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर, ये अवेलेबल है मेरे बच्चा मेरे कबूतर। ठीक है जी, हां सर जी एकदम ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और हमने एक ना रेगुलर बैच अपना एक लॉन्च किया है 2.0 करके, एक बार देखना, बहुत ही शानदार बैच है। मुश्किल से 38-40 लेक्चर के अंदर, रेगुलर बैच 38-40 लेक्चर के अंदर हमने अपना इंट्रोड्यूस किया है। सारी की सारी जो किताबें होंगी वो रेगुलर बैच वाली ही होंगी, लेकिन ये थोड़ा कम समय में होगा। ठीक है, टकाटक वाला। तो ये डिमांड थी कि जिन बच्चों के पास समय कम होता है लेकिन बैच रेगुलर ही करना है, तो उनके लिए मैं ये बैच लेकर आया हूं। तो ये नंबर है इंक्वायरी के लिए।
तो आपसे बस निवेदन ये है कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको ये खबर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर उन्होंने एक वजन दे दिया कि भाई ऐसे करके हम काम करके चलेंगे। अंतर देखा गया तो ये भाई यहां पर इसका जो पैटर्न था मींस का वो रिफंड का था, सॉरी एडिशनल इंसेंटिव थे बेसिकली, मतलब अपार्ट फ्रॉम रिफंड्स एंड डीबी के एडिशनल था, बिना वजह था, बिना बात का एक लभार था, ऐसे ही पकड़ा दी कि चल मौज कर ऐसे करके, है ना, कोई किसी टैक्स का रिफंड नहीं था, वो ऐसे था। लेकिन अब क्या है, अब एवं ही नहीं है, वो एक टैक्स का रिफंड यहां पर इन्होंने बना दिया कि हम रिमबर्समेंट दे रहे हैं छोटे मोटे टैक्सेस का। डब्ल्यूटीओ कंप्लायंसेस पहले नहीं हो रहे थे, अब पूरे कर दिए हैं। 2% 5% हुआ करता था एफओबी का, लेकिन अब परसेंटेज थोड़ी सी स्लाइटली लो होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसेंटिव थोड़ा कम मिलेगा, तो अब एक्सपोर्टर को चाहिए कि अपनी कॉस्ट कटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। पहले स्क्रिप्ट फॉर्म में था, लेकिन अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो बना हुआ है उसके अंदर इसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसे करके आपकी स्कीम यहां पर निकलकर आ जाती है। तो अल्टीमेटली बस वही चीज है कि रूप बदल दिया है, मी इसको हटाकर रोड टैप कर दिया गया। रोड टैप की फुल फॉर्म क्या था जी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। सी इस जो कहते हो है, रोड टैप चेंज हो गया है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, अच्छे से एग्जाम दे के आना यार, बहुत मस्ती के साथ में, इंजॉयमेंट के साथ में पढ़ाई कीजिए। अपने रेगुलर रूटीन को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, जो जैसे चलता चलते रहिएगा। एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। मैं 1-1.5 घंटा सुबह अपने लिए देता हूं, तभी मैं रात यहां दोपहर के 1-1.5-2 बजे भी काम करता हूं। एक क्लास सुबह रिकॉर्ड कर दी मैंने 3.5 घंटे की, अब यहां पर 1 घंटे का आपका यह रिकॉर्ड मैंने कर दिया, और भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा अपने शरीर को सुबह दिया। एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, जो फिट है वो हिट है भाई साहब। थैंक यू सो मच, बाय टाटा एंड लव यू। डरना मत, एग्जाम बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो डर गया सो मर गया। संतुलन बनाए रखना, शानदार तरीके से पेपर दे कराना। ऑल द बेस्ट, मैं आता रहूंगा आपके लिए। बाय बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय।